कैसी होगी टीम योगी, इस पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। भव्य शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में कल होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो सबसे अहम है वो ये कि आज विधानमंडल दल की जो है बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं लखनऊ। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर खुद उनकी अगवानी करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और अब से थोड़ी देर बाद विधानमंडल दल की बैठक शुरू होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ को सदन का नेता चुना जाएगा और लखनऊ पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है। तस्वीरें हमें मिल रही हैं, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत हुआ जब वो एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के लिए गए। बीजेपी के नेता कतार लगाकर फूल उनको भेंट कर रहे हैं, उनका स्वागत किया गया और वो एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। सीधा जाएंगे लोक भवन, जहां पर विधायक पहुंच चुके हैं। 2 बजे का कॉल टाइम सभी विधायकों को दिया गया था कि 2 बजे सभी विधायक वहां पर पहुंचना शुरू हो जाएं और एक एक करके तमाम विधायक जो चुने गए हैं लोक भवन पहुंचना शुरू हो गए थे और शाम 4 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद, तकरीबन चंद मिनट बाद ये बैठक शुरू होगी। गृह मंत्री का इंतजार वहां पर किया जा रहा था। सभी विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। न्यूज 18 उनसे लगातार बात कर रहा है, लेकिन अमित शाह का इंतजार वहां पर हो रहा है। उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। ये दिलचस्प 4 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह शपथ ग्रहण की तैयारियों से जुड़े हुए अलग अलग एंगल, अलग अलग खबरें। इस वक्त स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। एक तरफ इकाना स्टेडियम आप देख रहे हैं जिसको पूरी तरह से सजा लिया गया है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख पाएंगे कि कैसे विधायक दल की बैठक जो अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। तीसरी तस्वीर जो बता रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सभी विधायकों के सिग्नेचर भरी चिट्ठी वहां पर लेकर जाएंगे। इसके अलावा संभावित मंत्रियों को कल सुबह 10 बजे जो है वो चाय पर बुलाया गया है। कहा गया है कि बहुत सारे विधायकों को इन्विटेशन मिला है चाय पर आने का और ये दरअसल वही लोग हैं जो संभावित मंत्री है। मतलब टीम योगी अब कैसे होगी, मंत्री कैसे होंगे, कौन होंगे, क्या पोर्टफोलियो होगा, तो उसकी एक झलक जो है वो कल की चाय पार्टी से मिल जाएगी। कल सुबह 10 बजे का समय दिया गया है। कुछ विधायकों को चाय पर इनवाइट किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूपी में 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हमें मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बन सकते हैं। दिनेश शर्मा को भी मौका मिल सकता है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले चर्चा यह भी थी कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या 3 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, पर अब खबर यह आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। दिनेश शर्मा को भी मौका मिल सकता है। यानी ये दोनों वही चेहरे जो कि योगी सरकार सीजन 1 में दोनों डिप्टी सीएम रहे, एक बार फिर से दोनों को मौका मिल सकता है। पर बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि 3 नहीं 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर विचार चल रहा है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनामिका और राजीव सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख हम अनामिका का करेंगे जो कि लोक भवन के अंदर है। उससे पहले एक बार राजीव के पास ले चलते हैं। राजीव, आप इस वक्त कहां पर उपस्थित हैं और क्या ताजा जानकारी आपके पास है? देखिए, इस वक्त मैं लोक भवन के सामने खड़ा हूं जहां पर अलर्ट जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 1 से 2 मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह व जो सहकारिता मंत्री अमित शाह वो पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं जो ये काफिला है वो इस वक्त लोक भवन पहुंच चुका है और एक एक करके जो विशिष्ट अतिथि हैं, जो मुख्य अतिथि हैं, वो लोक भवन पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये वही काफिला है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कुछ ही मिनटों के भीतर लोक भवन में एंट्री करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि हाई अलर्ट जारी किया गया है। गेट नंबर 2 से लोक भवन के ये एंट्री हो रही है क्योंकि गेट नंबर 3 से विधायकों की एंट्री कराई जा रही थी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो इस वक्त आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब से कुछ ही देर बाद जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख रहे हैं ये उन्हीं का काफिला है और उनके साथ ही साथ केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और रघुवर दास भी मौजूद हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि 1 से 2 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं इसमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे ही
मुख्यमंत्री और अमित शाह अंदर पहुंचेंगे, वैसे ही विधानमंडल दल की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और उत्तर प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री। जी जी बिल्कुल, आप ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं राजीव हमें कि एक एक करके सबके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पहुंच रहे हैं और सभी विधायक पहले से ही वहां पर उपस्थित है। लेकिन रुक अब पंकज का करना चाहेंगे। पंकज के पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी है? माफ कीजिए, संकेत के पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी है? जी संकेत। है कमिश्नर डीके ठाकुर गेट पर खड़े हुए हैं। जिस तरह से राज्य मुख्यालय में आप देख सकते हैं अमित शाह पहुंच रहे हैं, उनका काफिला यहां पर पहुंच गया है। गेट पर ही कमिश्नर डीके ठाकुर मौजूद हैं, डीएम लखनऊ मौजूद हैं और हमारे कैमरे में आप देखिए अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचे हैं। विधायक दल की बैठक में भाग लेने से पहले अमित शाह राज्य मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे हैं और केशव जी हमारे साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये केशव जी को आपने देखा, केशव मौर्य साथ में हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा साथ में हैं और अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर प्रवेश कर गए हैं और उनके साथ में तमाम जो स्वतंत्र देव सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये स्वतंत्र देव सिंह जी पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम जो दिनेश शर्मा वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। अमित शाह के साथ में ये लोग भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचे हैं। विधायक दल की बैठक से पहले अमित शाह पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, ताजा तस्वीर संकेत आपने हमें दिखा दी कि पार्टी कार्यालय पहुंच गए अमित शाह। कहा यह जा रहा था कि एयरपोर्ट के बाद सीधा लोक भवन जाएंगे, विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ नजर आए, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा उनके साथ नजर आए और दरअसल चर्चा भी अब यही चल रही है। खबर अब ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम के ही फॉर्मूले पर विचार चल रहा है। पहले खबर थी कि 3 डिप्टी सीएम यूपी में बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब खबर यह है कि यूपी में 2 डिप्टी सीएम ही रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का पुरजोर तरीके से नाम लिया जा रहा है, दिनेश शर्मा का भी नाम उनके समर्थक जो है वो बार बार ले रहे हैं। तो अब 2022 की कैबिनेट किस तरह से होगी, इसको लेकर चर्चाएं प्रबल है। रुक करेंगे अनामिका का, वो हमारे साथ लोक भवन से जुड़ी हुई हैं। अनामिका, अमित शाह कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट से लोक भवन पहुंचेंगे, लेकिन वो पहुंच गए बीजेपी हेडक्वार्टर, उसके बाद वो लोक भवन पहुंचेंगे। वहां क्या चल रहा है? सभी विधायक पहुंच चुके हैं? देखिए, यही बीजेपी में हमने देखा भी है कि जो चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे बहुत सारी चीजें हटके हो जाती हैं। पहले आकलन ये किया जा रहा था कि अमित शाह सीधे सीधे लोक भवन आ जाएंगे और बैठक में शामिल हो जाएंगे, लेकिन वो पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर और उनके साथ मौजूद है रघुवर दास, केशव मौर्य और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यानी कि इसके बाद ही सभी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे जो तैयारियां हैं, बैठक में जाने से पहले अमित शाह यहाँ पर आएंगे और इसी लोक भवन के प्रांगण में जो अटल जी की प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पे वो माल्यार्पण करने के लिए आएंगे। इसके बाद वो अंदर जाएंगे। मैक्सिमम विधायक अब तक आ चुके हैं और वो उनकी मौजूदगी हॉल में है। इंतजार अमित शाह का ही हो रहा है, लेकिन अमित शाह पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। बड़ी बात यह है कि विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी मुख्यालय पर जो बैठक हो रही है या जिस लिए अमित शाह वहां पे पहुंचे हैं, इस बैठक के क्या मायने हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है आज की जो पॉलिटिकल हैपनिंग चल रही है उसको लेकर। क्योंकि अमित शाह का जो कार्यक्रम था उसमें डायरेक्टली एयरपोर्ट से यहाँ आना था। अगर बीजेपी मुख्यालय पर इसके पहले कोई बैठक हो रही है तो उस बैठक का क्या मतलब है और उस बैठक में क्या वो बातें तय हो जाएंगी जिसका औपचारिक तौर पर ऐलान यहाँ पर किया जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। बहुत सारे जो मंत्री थे ऐसे थे कि जो एयरपोर्ट पे अमित शाह को लेने के लिए चले गए थे, वो मंत्री भी उनके साथ बीजेपी मुख्यालय ही पहुंच गए हैं। दिनेश शर्मा हो, चाहे केशव मौर्य हो, दोनों ही बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। राधा मोहन सिंह पहले से बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं। सुनील बंसल प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दोनों ही बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद है। यानी कि विधायक दल की बैठक से पहले एक बड़ी बैठक, कोर ग्रुप की बैठक जो है वो मुख्यालय पर होगी। इसके बाद ही सभी नेता यहाँ पर आएंगे लोक भवन में विधायक दल की बैठक के लिए। यानी कि जो बातें वहां पर तय होंगी उसका यहाँ पर आकर लोक भवन के सभागार में औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। 2 बातें बिल्कुल साफ है। आस्था की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा बिल्कुल क्लियर है कि ऐलान किया जाएगा। हाँ, डिप्टी सीएम को लेकर के तमाम विश्वस्त सूत्र और आकलन के बावजूद मुझे लगता है कि ये बीजेपी है, चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो इंतजार इस बात के लिए करना होगा कि जो बैठक बीजेपी मुख्यालय पर हो रही है, कयास है, चर्चाएं हैं और जैसा के लिए भाजपा के लिए कहा जाता है कि ऐन मौके तक भी पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले जाते। अब कयास फिलहाल सूत्रों के हवाले से लग रहे हैं। उसके बाद टी पार्टी में कल सुबह किसे बुलाया गया है वो मंत्री बनेंगे, उसके हवाले से लगेंगे। लेकिन इस बीच एक अपडेट संकेत के पास है। जिस संकेत, क्या खबर?
संकेत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या अपडेट आपके पास है? मुख्यालय पर आप मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर गए हैं और जो तमाम नेता उनको एयरपोर्ट पर राज्य रिसीव मुख्यालय करने में गए थे वो भी वहां पहुंचे हैं। जी जी, बिल्कुल इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि अमित शाह इसी गेट से अंदर गए हैं और पार्टी मुख्यालय में वो मौजूद हैं और गेट बंद कर दिया गया है। जो जिस गेट के अंदर वो गए हैं गेट बंद कर दिया गया है और यहाँ से चुनावी प्रबंधन के जो इंचार्ज हैं JPS राठौर वो अभी यहाँ से निकले और हमने उनसे बात भी की। तो उनका कहना है कि अमित शाह कुछ देर में ही लोक भवन पहुंचेंगे, उससे पहले वो यहाँ पर मंथन कर रहे हैं। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो दिनेश शर्मा डिप्टी CM रहे हैं योगी सरकार में, और केशव प्रसाद मौर्य ये अंदर मौजूद हैं। महामंत्री संगठन अंदर मौजूद हैं और अंदर पार्टी कार्यालय में चर्चा चल रही है नई सरकार के गठन को लेकर। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जहां अमित शाह को लोक भवन पहुंचना था और वो राज्य मुख्यालय पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो यहाँ पर सबसे पहले बातचीत कर रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और गेट बंद कर दिए गए हैं यहाँ पार्टी मुख्यालय के, आप देख सकते हैं। और यहाँ से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, गेट खुला है। हालांकि इसी मुख्यालय में अमित शाह मौजूद हैं और मंथन चल रहा है, एक बैठक चल रही है और उस बैठक में स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा और महामंत्री संगठन सुनील बंसल इस बैठक में मौजूद है और अमित शाह बातचीत कर रहे हैं नई सरकार के गठन को लेकर। और अभी कुछ देर पहले JPS राठौर यहाँ से निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और अनामिका भी इसी बैठक का जिक्र कर रही थी कि लोक भवन पहुंचने से पहले बीजेपी हेडक्वार्टर पर यह बैठक होने वाली है और उस बैठक में यही लोग मौजूद होंगे जिनके एक एक करके नाम आप गिनवा रहे हैं। और ज्यादातर एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए खुद पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह को। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, भाजपा प्रवक्ता समीर सिंह हमारे साथ हैं और मनोज रघुवंशी जी वरिष्ठ पत्रकार। समीर सिंह जी, सवाल आपसे यही कि अब कैबिनेट को लेकर कयास लग रहे हैं और फिलहाल बड़ी खबर डिप्टी CM से जुड़ी हुई भी आ रही है। पहले कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में 3 डिप्टी CM बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि डिप्टी CM 2 ही रहेंगे और केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दोनों का नाम पुरजोर तरीके से लिया जा रहा है। मतलब वही टीम रिपीट होने जा रही है। चलिए, लग रहा है कि समीर सिंह से फिलहाल हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही सवाल मैं मनोज रघुवंशी जी के पास लिए चलती हूं। मनोज जी, पहले ये था कि 3 डिप्टी CM हो सकते हैं, अलग अलग जातियों को रिप्रेजेंटेशन देते हुए डिप्टी CM बनाए जा सकते हैं, कई नाम उसमें चले, लेकिन अब खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 2 ही डिप्टी CM उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए जा सकते हैं और दोनों वही नाम चर्चा में है जो अभी तक रहे, यानी सीजन 1 में रहे, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। जी, अगर ऐसा है, देखिए अब ये तो आपके पास ज्यादा खबर होगी क्योंकि आपको थोड़ा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, लेकिन अब अगर मान लीजिए हाईकमान ने फैसला किया है तो फिर तो सबको स्वीकार होगा। क्योंकि देखिए उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में फर्क यह था कि उत्तराखंड में धामी के नेतृत्व में चुनाव जीता गया था, धामी खुद हार गए थे। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव केशव प्रसाद मौर्य ने जितवाया उत्तर प्रदेश में। तो दोनों से, और वहां पे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चाहिए था, यहाँ पे मुख्यमंत्री है। वहां पे तो हो रहा था ना कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा बताएंगे, नाम बताएंगे और अभी राजनाथ सिंह बताएंगे, यहाँ तो पहले से ही पता है। तो दोनों में सिचुएशन में फर्क है, लेकिन देखिए केशव प्रसाद मौर्य का नाम अगर तय हाईकमान ने कर दिया है तो फिर उसमें कोई डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल, तो और पुरजोर तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जिस टीम की बात कही जा रही है, टीम योगी सीजन 2 में अब किस तरह की होगी? उत्तराखंड की ही तरह क्या झलक यहां भी कैबिनेट में देखने को मिलेगी? मनोज जी, कहा जा रहा है जैसे वहां पर कास्ट फैक्टर को बैलेंस किया गया कि 4 मंत्री ब्राह्मणों से बनाए जाएं, 4 क्षत्रियों से बनाए जाएं, 1 वैश्य, इस तरीके से कास्ट इक्वेशन कुमाऊं गढ़वाल रीजन को देखते हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो यहां पर कितने मंत्री शपथ लेंगे? कास्ट और रीजन को क्या यहां भी बैलेंस किया जाएगा? क्योंकि नजर सबकी अब 2024 पर भी है। जी बिल्कुल, नहीं 2024 पे तो है ही है, लेकिन वैसे भी देखिए कास्ट और अब एक नया फैक्टर जो कि बहुत उभर के आया है इस चुनाव में, वो है महिला। तो कास्ट का फैक्टर तो देखिए उत्तर प्रदेश में जब से मैं 44 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ तब से उत्तर प्रदेश बिहार तो देखिए कास्ट तो हमेशा प्रधान रहा ही है यहाँ पे चुनाव में और कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब फर्क होता गया है, समय के साथ साथ परिवर्तन आता गया है, लेकिन कास्ट तो प्रधान होता ही है चयन में कि किसको मंत्री बनाना है।
बिल्कुल, तो आपको लगता है कि इस बार भी जो है वो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, उनको साधते हुए मंत्रियों के जो चेहरे हैं वो निकल करके सामने आएंगे। समीर सिंह जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी, अब यदि आपको आवाज मिल रही है तो इस बार महिला फैक्टर बीजेपी के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। महिला हो, युवा हो, भर भर के वोट जो है वो भाजपा को दिए गए। तो उत्तराखंड में हमने देखा कि किस तरह महिला मंत्रियों को बनाया गया, स्पीकर जो है वो महिला बनी। तो क्या उत्तर प्रदेश के भी अंदर क्या महिलाओं को आप इस तरह हम देख पाएंगे, कोई ऐसी झलक किसी महिला को लेके किसी मुख्य पोस्ट या पोर्टफोलियो पे हमें देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से भारतीय भागीदारी बढ़ेगी। हमने विधानसभा के चुनाव में भी भागीदारी बढ़ाई है और आगे भी भागीदारी बढ़ेगी, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं। चलिए, तो आप ये यकीन दिला रहे हैं कि इस बार भी जो मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आएगा उसमें महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब इस टीम, मतलब अब जो युवा टीम या सीजन 2 की ये जो टीम बनने जा रही है, मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, अब लक्ष्य सीधा सीधा 2024 पर है। सपा लगातार ये कह रही है कि अब मुद्दे उठाना नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ भाजपा के पास अब चुनौती 2024 के लिए भी है, क्योंकि अखिलेश यादव अब पूरी तरह उत्तर प्रदेश पर फोकस करने जा रहे हैं। आपने भी अपनी तरह के गठबंधन किए विधानसभा चुनाव में, उन्होंने भी कई छोटे दलों को साथ रखा। तो अब ये मुकाबला कितना कड़ा होने जा रहा है? विधानसभा में सीधे तौर पर अब आमने सामने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। देखिए, कोई मुकाबला नहीं है और मुकाबला 2017 में भी नहीं था, 2014 में भी नहीं था, 2019 में भी नहीं रहा और 2022 में भी मुकाबला नहीं रहा। समाजवादी पार्टी की सीटों को देखिए और भारतीय जनता पार्टी की विजय की देखिए। उत्तर प्रदेश ने इतिहास रचा है। दोबारा सरकार बनाना और दोबारा मुख्यमंत्री बनना, ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक घटना है और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मोदी जी और योगी जी पर विश्वास व्यक्त करके उत्तर प्रदेश में दोबारा एक जन आकांक्षाओं की सरकार बनाई। मैं जन आकांक्षा इस नाते कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने जो जनता के लिए काम किया था, चाहे वो कानून व्यवस्था रहा हो, किसानों की समस्याओं का समाधान रहा हो, नौजवानों को रोजगार देना रहा हो पारदर्शी तरीके से, उत्तर प्रदेश का विकास रहा हो, 5-5 एक्सप्रेसवे बनाना रहा हो, ऐसे बहुत सारे, नौजवानों को, महिलाओं को रोजगार के सवाल से जोड़ना रहा हो, शिक्षा को व्यवस्थित करना रहा हो, ऐसे बहुत सारे सवालों पर योगी जी ने 5 सालों में काम किया। कोरोना प्रबंधन, जो पूरी दुनिया के अंदर तारीफ की गई कोरोना प्रबंधन की, योगी आदित्यनाथ जी के कोरोना मॉडल की माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार तारीफ किया। यह बताता है कि उत्तर प्रदेश अब जाति से बाहर आ चुका। मैं कई बार इस बात का उदाहरण दिया। अभी मनोज जी कह रहे थे कि जाति सच्चाई है, यह निश्चित रूप से जाति सच्चाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जातिवाद को छोड़ दिया है, पीछे ढकेल दिया है। उत्तर प्रदेश कानून के राज के साथ है, उत्तर प्रदेश विकास के साथ है, उत्तर प्रदेश तरक्की के साथ है और उत्तर प्रदेश योगी और मोदी के विकास के मॉडल के साथ है। जातिवाद अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। आप देखिए, पिछले 5 चुनाव को देखिए, आप 14 को देख लीजिए, बुरी तरह से विपक्ष पराजित हुआ। 17 को देख लीजिए, आप खुलकर ये कह तो रहे हैं कि जातिवाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा, लेकिन ये कभी बीच से गया भी नहीं है। आप चुनाव में देख लीजिए, मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रही हूँ, आप हर सियासी दल को उठाकर देखिए, टिकट बंटवारे से लेकर कैंडिडेट्स खड़े करने से लेकर हर जगह तो जातिवाद देखा जाता है। अब मंत्रिमंडल में भी उसकी झलक देखने को मिलेगी, हर जाति को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ऐसी उम्मीद आपके सहयोगी दल भी कर रहे होंगे और लोग भी कर रहे होंगे, और आप उसको बैलेंस करेंगे भी, क्योंकि आपको 2024 लड़ना है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब हम विचार करते हैं तो समग्र विचार करते हैं। हम जब योजना बनाते हैं तो सबकी योजना बनाते हैं। हमारा नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर हम सबके साथ और सबके विकास की बात नहीं करते तो आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जाति की सीमा को न तोड़ पाती। हमने जातिवाद नहीं किया, हमने जाति को लेके कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जाति प्राथमिकता। हमने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए, विकास में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। उसमें अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, अनुसूचित भी है, दलित भी है, महिला भी है, युवा भी है, वैज्ञानिक भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। हमने विधानसभा के चुनाव में भी सबको लड़ाया। हमको ऐसे सभी प्रत्याशियों को हमने लड़ाने का काम किया और वो जीत के आए हैं, बड़े पैमाने पर जीत के आए हैं, जिनके पास विविध क्षेत्रों का स्पेशलाइजेशन है, उनको अनुभव है।
ऐसे बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियों से, असीम अरुण जी सरकारी नौकरी छोड़ के, आईपीएस की नौकरी छोड़ के, सीनियर आईपीएस थे छोड़ के वो विधानसभा का चुनाव लड़े। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं योगी जी के विकास का मॉडल, मोदी जी के विकास का मॉडल, आज बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइजेशन किए हुए लोग जो विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है और निश्चित रूप से आगे समाज को आया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसने आपके कोर कार्यकर्ताओं तक ये संदेश भी पहुंचाया है कि वो साल दर साल मेहनत करते हैं, पार्टी के लिए ग्राउंड पर काम करते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती है या फिर जब प्रत्यक्ष राजनीति में कह लीजिए कि पूरी तरह एक पोजीशन होल्ड करके जनता की सेवा की बात आती है, तो ऐसे में किसी और को आप चुनावी मैदान में उतार देते हैं और फिर उनको बाद में मंत्री भी बनाते हैं। नहीं, देखिए हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। कार्यकर्ता अमित शाह जी कार्यकर्ता थे, माननीय नड्डा जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता माननीय मोदी जी अपने को सदैव कार्यकर्ता बताते हैं और प्रधानमंत्री रहते हुए भी जिस प्रकार से बनारस के अंदर वो भ्रमण करते हैं, जिस प्रकार से बनारस की चिंता करते हैं एक सांसद के रूप में, सब कार्यकर्ता है। जो नए आए वो भी कार्यकर्ता है, जो पुराने हैं वो भी कार्यकर्ता। हम पुराने का भी विचार करते हैं, हम नए का भी विचार करते हैं, हम समग्र विचार करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम समग्रता के साथ निर्णय लेते हैं, हम कार्यकर्ता आधारित दल है। हमारे किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, जो भी सरकार में मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक कार्यकर्ता की भूमिका में रहते हैं, माननीय अमित शाह जी एक कार्यकर्ता की भूमिका में रहते हैं। आज देखिए वो लखनऊ के अंदर आए और सबसे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए। वो रात को कार्यालय के अंदर रुकते हैं, वो कभी भी लखनऊ के अंदर इतने दिनों में किसी होटल में नहीं रुके। एक उदाहरण नहीं दे सकता है कोई कि अमित शाह जी दौरे पर आए हो और किसी होटल में रुके। वो सदैव कार्यालय में उन्होंने रुकने का काम किया। आज भी वो सीधे कार्यालय आए, विधानमंडल दल की बैठक में जाएंगे। इस नाते भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारा बड़े से बड़ा नेता भी अपने कार्यकर्ता कहता है। ठीक है, पार्टी को लेकर इस तरह के दावे और इस तरह की बातें आप लोग करते हैं और अब जब दिन आया है कि एक बार जनता ने फिर से बड़ी जिम्मेदारी देकर आप लोगों को सदन की तरफ भेजा है, तो अब मंत्रिमंडल में किनको जगह मिलेगी, कौन से वो जिम्मेदार चेहरे और लोग होंगे जिन पर पार्टी भरोसा जताती है, ये देखने वाली बात होगी। सीधा रुख करेंगे पंकज का, हमारे सहयोगी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। माफ कीजिए, संकेत हमारे साथ है। संकेत, क्या अपडेट आपके पास है इस वक्त? देखिए, इस समय हम राज मुख्यालय भाजपा में हैं और यहाँ पर अमित शाह कुछ देर में निकलने वाले हैं। वो बैठक कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में और कुछ देर पहले, अभी चंद मिनटों पहले यहाँ से सुनील बंसल जो महामंत्री संगठन है वो बाहर की तरफ गए हैं और अब अमित शाह निकल रहे हैं। अलर्ट यहाँ पर जारी हुआ है और कुछ देर में ही वो यहाँ से पार्टी मुख्यालय से निकलेंगे और पार्टी मुख्यालय में एक अहम बैठक हो रही है। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, ये सभी बड़ी चेहरे मौजूद हैं इस बैठक में और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। माना यह जा रहा है कि नई सरकार को गठन को लेकर ये बैठक की जा रही है और उसमें खासकर मंत्रिमंडल के जो चेहरे होंगे उन पर मंथन किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। हालांकि लगभग सब फाइनल हैं, लेकिन जो कोर कसर बाकी है उस पर मंथन हो रहा है इस बैठक में और यही वो वजह है कि अमित शाह को विधायक दल की बैठक में लोक भवन जाना था, लेकिन लोक भवन से पहले वो एयरपोर्ट से सीधे पार्टी राज्य मुख्यालय पहुंचे और यहां पर वो बैठक शुरू हो गई और बैठक अब भी जारी है। आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं कि ये बैठक जारी है और यहाँ पर अमित शाह कुछ देर में ही निकलेंगे और उसके बाद वो लोक भवन के लिए जाएंगे। जैसे ही बैठक खत्म होती है उसके बाद वो यहाँ से निकल के लोक भवन के लिए रवाना होंगे। हालांकि माना यह जा रहा है कि काफ़ी अहम बैठक है ये। अमित शाह जब से नतीजे आए हैं उसके बाद यहाँ पहली बार पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश और यहाँ पर जिस तरह से बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है अब लखनऊ में और ये काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर मंथन किया जा रहा है। हालांकि नाम फाइनल हैं, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा की जा रही है प्रदेश संगठन से और प्रदेश संगठन के कुछ पदाधिकारियों को भी इस बैठक में बिठाया गया है, यानी कि संगठन के लोग भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बैठक लगातार चल रही है और जैसे ये बैठक खत्म होगी उसके बाद लोक भवन पहुंचेंगे और लोक भवन पर इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका मौजूद हैं। अनामिका, जैसा भी संकेत जानकारी दे रहे थे कि पदाधिकारियों और यहाँ पर जो बड़े चेहरे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक चल रही है
और थोड़ी देर में जब बैठक खत्म होगी तो फिर लोक भवन पहुंचेंगे। लोक भवन में इस वक्त किस तरह की हलचल है और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बड़ी अपडेट ये है कि सुनील बंसल जो है वो बीजेपी मुख्यालय से निकलकर लोक भवन पहुंच चुके हैं। अभी सुनील बंसल इधर से निकलकर के अंदर जा चुके हैं, हालांकि बाकी लोग अभी भी बीजेपी मुख्यालय के भीतर मौजूद हैं, लेकिन सुनील बंसल उस बैठक में से निकलकर के लोक भवन पहुंच चुके हैं। इंतजार इस बात का हो रहा है कि जैसे अमित शाह यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले वो अटल जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वो जो विधायकों की बैठक है उसमें अमित शाह का छोटा सा संबोधन होगा। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सब कुछ तय है, सारी बातें तय हो गई है दिल्ली में, कुछ भी बस ऐलान करना बाकी है, तो ये ऐसा देखकर लगता नहीं है अब, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमित शाह शायद सीधे एयरपोर्ट से यहां पर आते और सीधे अंदर जाके बैठक में शामिल हो जाते। लेकिन आने के साथ ही सीधे बीजेपी मुख्यालय जाना और वहां पे एक बार फिर से बैठक करना, और इस बैठक में केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, राधा मोहन सिंह प्रदेश अध्यक्ष उनकी भी मौजूदगी होना बताता यह है कि बहुत सारी बातें अभी भी उसको लेकर मंथन चल रहा है, उठापटक चल रही है। जो बातें बीजेपी मुख्यालय में तय होंगी उसका यहाँ पर उसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा, लेकिन हाँ, इसके पहले ये जो बैठक हो रही है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बेबी रानी मौर्य अभी कुछ देर पहले ही निकल करके लोक भवन पहुंची हुई हैं। हालांकि इस बीच दिनेश शर्मा, केशव मौर्य बीजेपी मुख्यालय पर है, लेकिन बेबी रानी मौर्य वो चेहरा थे जिसको लेकर लगातार कयास लग रहे थे, वो चेहरा इस वक्त लोक भवन में है। तो बहुत ही जो स्थिति है वो वैसी है कि जहां पे कुछ भी आकलन कर पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मुझे ये लगता है कि कुछ देर के बाद जब अमित शाह यहाँ पर आएंगे, उसके बाद से जब वो अंदर जाएंगे तो उनका संबोधन होगा और उसके पहले जो विधायक होंगे उनसे हस्ताक्षर करवाया जाएगा। कहा यह जाता है कि जो एक प्रस्ताव तैयार करवाया जाता है, जो पार्टी के वरिष्ठ मंत्री होते हैं उस प्रस्ताव को रखते हैं, उस पर बाकी विधायक जो होते हैं वो हस्ताक्षर करते हैं और फिर वही हस्ताक्षर वाले डॉक्यूमेंट राजभवन जाते हैं सरकार बनाने का दावा करने के लिए। लेकिन उसके पहले ये जो बैठक है बीजेपी मुख्यालय पर, ये इशारा करती है कि भी बहुत सारी बातों को लेकर पेच फंसा हुआ है और उस पेच को दूर करने के लिए अमित शाह अभी भी लगातार बीजेपी मुख्यालय में जमे हुए हैं, बैठक कर रहे हैं। कुछ देर के बाद जब वो वहां से निकल के यहाँ पर आएंगे उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये जो कोर ग्रुप की बैठक चल रही है ठीक विधायक दल की बैठक से पहले, इसके बाद क्या निकलने वाला है नए मंत्री के स्वरूप में। क्योंकि जहां पे एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह 10 बजे 5KD पर बुला रखा है संभावित मंत्रियों को चाय पर चर्चा करने के लिए, चाय पर मुलाकात करने के लिए, अनऑफिशियल मीटिंग करने के लिए, उसके पहले मंत्रिमंडल के स्वरूप से पहले बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक बताती है कि मंत्रिमंडल तो दूर, अभी उसके पहले जो बहुत सारी चीजें होनी है जिसका ऐलान यहाँ पर होना है उसको ही लेकर के भी पेच फंसा हुआ है और अमित शाह इस बैठक को लेकर इसीलिए बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे भी और कर भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, और थोड़ी देर बाद अमित शाह भी पहुंचेंगे। सुनील बंसल वहां पर पहुंच चुके हैं, पर्यवेक्षक अमित शाह वो भी लोक भवन पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जो है विधायक दल की यहाँ बैठक शुरू होगी। हालांकि औपचारिकता मात्र है, सभी विधायक जो है वो सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना नेता वहां पर चुनेंगे, तो उसके बाद जो है वो राजभवन जाके सरकार बनाने का दावा पेश होगा, जो कि संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर यह भी दिलचस्प होता है कि नाम का प्रस्ताव कौन रखेगा। ऐसे में कोई नाम है जो प्रस्ताव रखेगा योगी आदित्यनाथ का? देखिए, सभी को पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा ही मुख्यमंत्री के तौर पर इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर के अभी भी मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी मंथन में तय होगा, उसके बाद उसका ऐलान किया जाएगा। जहां तक बात कही आपने प्रस्ताव करने का, तो 2017 के चुनाव में सुरेश खन्ना जो कि 8 बार के विधायक है और इस बार वो 9वीं बार विधायक चुन करके आए हैं। पिछली बार भी उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था और इस बार भी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 3 से 4 चेहरे हैं पूरे विधायकों में, जिसमें सुरेश खन्ना है, सतीश महाना है, सूर्य प्रताप शाही जो उसी कैटेगरी में आते हैं विधायकों के जिन्हें सबसे लंबे समय तक विधानसभा में समय दिया है। सुरेश खन्ना ने लास्ट टाइम मुख्यमंत्री का नाम प्रस्तावित किया था। इस बार भी जो मुझे अब तक देख करके लगता है कि सुरेश खन्ना ही वो व्यक्ति होंगे, चूंकि वो संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं और वो इसके पहले भी ये कर चुके हैं, प्रस्ताव रख चुके हैं। इस बार भी मुझे लगता है कि वो होंगे। उसके अलावा 2-3 चेहरे और भी हो सकते हैं जो प्रस्ताव के तौर पर मुख्यमंत्री के नाम आगे बढ़ाए, उसके बाद सहमति के तौर पर जो बाकी विधायक है, जो बाकी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, अपनी सहमति दे इस पर, इसके बाद विधायकों से हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया होगी पूरी की पूरी। लेकिन सुरेश खन्ना कई सीनियर विधायक जो लगातार 7, 8 या 9वीं बार विधायक चुने गए हैं, उनमें सबसे पुरजोर नाम जो पुख्ता तौर पर आपको लग रहा है अनामिका, वो सुरेश खन्ना का ही होगा, क्योंकि 2017 में भी उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था योगी आदित्यनाथ के नाम का। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि कौन रखेगा, पर निश्चित रूप से कोई ऐसे ही सीनियर विधायक होने जा रहे हैं जो लगातार कई टर्म से अपनी जीत को दोहरा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए मनोज रघुवंशी जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, थोड़ी देर पहले हम समीर सिंह जी से बात कर रहे थे, महिलाओं ने बीजेपी को इतना वोट दिया, उसको लेकर मेरा सवाल था, तो उन्होंने एक बात तो मानी कि निश्चित रूप से इस बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ने जा रही है।
मतलब योगी मंत्रिमंडल के अंदर कई महिला मंत्री भी हो सकती हैं, और जिनके नाम सामने आए हैं, अपर्णा यादव का नाम लिया जा रहा है, सपा छोड़कर वो भाजपा में आई, अदिति सिंह का नाम लिया जा रहा है, कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा में आई। तो यानी महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये वो महिलाएं हैं जो दूसरी पार्टी को छोड़ के भाजपा में आई हैं। जी देखिए, अब जब एक बार आ गई और एक बार स्वीकार कर ली गई तो उसके बाद तो फिर अब वो दूसरी नहीं रही ना। मतलब जैसे कि अब कोई लड़की मान लीजिए विवाह करके घर आ जाती है तो हमारे घर में आ गई तो हमारी बहू हो गई तो हमारा परिवार है ना वो, उसके बाद तो परिवार हुए वो, मतलब वो बाहर की रही नहीं अब तो। और जिस मन से देखिए, अब आप खुद ही सोचिए, जो अपर्णा यादव जो आई हैं वो कितने मन से आई हैं कि वो भी गो सेवा करती हैं, योगी आदित्यनाथ भी गो सेवा करते हैं, दोनों की आत्मा एक जैसी है, दोनों का मतलब ये कोई स्वार्थ के कारण नहीं आई है कि उनको कोई सत्ता चाहिए थी, वो उनका मतलब आध्यात्मिक, उनका आत्मिक विषय है जिस कारण से वो बीजेपी में आई हैं। तो उनको हम बाहर की कैसे मान ले? वो तो मतलब वो उनकी तो वेवलेंथ बिल्कुल आइडेंटिकल है। जी जी बिल्कुल। तो आप मान रहे हैं कि ठीक है, एक बार पार्टी में आ गई तो पार्टी की हो गई, और अब यहां से आगे जो है एक नई और बड़ी जिम्मेदारी उनको कोई मिले तो ये कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं होगी। मनोज जी, लेकिन हमने जी आपसे मैं सवाल करूं एक बार फिर से, संकेत का हम रुख करना चाहेंगे। हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर से, जहां अमित शाह जो थे वो एक बैठक कर रहे हैं। संकेत, क्या अपडेट है? बैठक खत्म हुई अभी या नहीं? सुनील बंसल तो निकल चुके हैं लोक भवन के लिए। बिल्कुल, देखिए सुनील बंसल लोक भवन के लिए निकले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी कार्यालय पर ये बैठक अभी भी जारी है। यहाँ बाहर अमित शाह की सुरक्षा व्यवस्था और इसके अलावा जो उनकी गाड़ी भी खड़ी है, और अभी अमित शाह अंदर बैठक कर रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं पार्टी कार्यालय में। आप देख सकते हैं ये नारेबाजी कर रहे हैं लगातार। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल है जी, तो क्या कहना है आप लोगों का, किस लिए यहाँ पे आए हैं? हम अपना जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो राजअभिषेक हो रहा है, क्या राम जी का हुआ था, क्या हमारे योगी आदित्यनाथ का होगा, जो एक ऐतिहासिक होगा, और ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे देश के कोने कोने से उनके समर्थक, उनके अनुयायी, उनको चाहने वाले आज लखनऊ की धरती पर मौजूद हैं। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं जो महिला कार्यकर्ता हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं पार्टी कार्यालय पे? बुलडोजर बाबा का रास्ता तिलक करवाने के लिए। बुलडोजर बाबा का रास्ता तिलक कराने के लिए आए हैं, युवा भी हैं। बुलडोजर बाबा हमारे पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं गोरखपुर से हूँ, बाबा जी के क्षेत्र से, बाबा जी के मंदिर से पूरे 1.5 किलोमीटर तिवारीपुर से मैं आया हुआ हूँ, और मेरे महाराज जी बिल्कुल दूर दराज से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, गोरखपुर से भी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, और बुलडोजर बाबा के जयकारे लग रहे हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बुलडोजर फिर से चलने जा रहा है। इस तरह के नारे अभी से लगने शुरू हो गए। आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच जहां शपथ ग्रहण होने वाला है इकाना स्टेडियम, वहां किस तरह से भव्य तैयारी की गई है। इतना बड़ा शपथ ग्रहण का आयोजन जो है वो इकाना स्टेडियम में होने जा रहा है। ऋषभ मणि हमें बता रहे हैं वहां पर मौजूद है। ऋषभ मणि, तस्वीरें यदि आप दिखा पाए तो किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं और कैसे अब तैयारियों को अंतिम रूप वहां पर दिया जा रहा है? देखिए, मैं इस वक्त इकाना स्टेडियम के ठीक मेन गेट पे खड़ा हुआ हूं, और इस वक्त आप देख सकते हैं सिक्योरिटी की बहुत सख्त व्यवस्था की गई है। सबके लिए आउट ऑफ बाउंड हो चुका है ये एरिया। सिर्फ जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस आयोजन से जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ उनकी एंट्री हो रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी खुद अंदर है और पूरे जो तैयारियां हैं उनके जायजा ले रहे हैं। तमाम जो पुलिस प्रशासन और इसके अलावा जो PWD, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, तमाम जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं वो बिल्कुल आखिरी टच दे रहे हैं इसमें। अभी कुछ देर पहले हम एक अंदर से म्यूज़िक भी सुन रहे थे। ये चीज़ समझ में आ रही है कि अंदर कल जो कार्यक्रम होना है उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बड़े म्यूजिक सिस्टम्स वहाँ लगाए गए हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी की थीम पे आधारित कुछ वहाँ पर प्ले हो सकता है। कोई वहाँ पर म्यूज़िक या कोई गाना भी ऐसा चल सकता है। हमने जो भी अंदर से कुछ लोग बता रहे हैं कि फूल से सजावट अंदर हो रही है। एक बड़ा सा कमल का फूल जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान है उसको बनाया जा रहा है। तो अभी पार्टी से या संगठन से जुड़े हुए लोग तो यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 70,000 लोग कल रहेंगे। तो आसपास के
जो तमाम इलाके हैं वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जा रहा है और आसपास जो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, चूंकि हम जिस एरिया में इकाना है यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, वहाँ पर एटीएस के कमांडो तैनात रहेंगे। और जो ट्रैफिक व्यवस्था है, कल शहीद पथ जो यहाँ का बड़ा इलाका है जो लखनऊ को बगल के शहरों से जोड़ता है, वहाँ पर आम लोगों के लिए कल ट्रैफिक बंद होगा। ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है कुछ इलाकों में। तो 70,000 लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटने वाली है, जिसमें बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो ऋषभ आपने विस्तार से बताया कि रूट डाइवर्जन होगा, तो खास तौर पर इन इलाकों में लोगों को ध्यान रखना होगा कि किस तरह इकाना स्टेडियम के आसपास फिलहाल नया रूट जो है वो शपथ ग्रहण के दिन के लिए बनाया गया है। जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे, एटीएस के कमांडो आसपास की हाई राइज बिल्डिंग पर होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो तस्वीरों में इकाना स्टेडियम हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो ग्रीन एरिया है, यहाँ पर फूलों से सजाया जा रहा है, म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं, भव्य मंच बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुमकिन है बीजेपी का कोई थीम सॉन्ग भी यहां पर चले। आपके पास हम लौटे, लेकिन संकेत के पास सीधा लिए चलते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर से लाइव है संकेत, और वहां कुछ गतिविधियां चल रही हैं, हलचल कुछ तेज हुई है संकेत। बिल्कुल, देखिए अभी अमित शाह बैठक कर रहे हैं लगातार, और एक हम बड़ी खबर आपको बता दें कि अमित शाह इस विधायक दल की बैठक के बाद आज ही दिल्ली निकल जाएंगे। यानी कि वो 8:30 बजे का जो अभी तक का कार्यक्रम है वो 8:30 बजे दिल्ली यहां से वापस हो जाएंगे अमित शाह विधायक दल की बैठक के बाद में। और इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम है। यहाँ पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं दोनों तरफ। और किस तरह से आप लोग कहाँ से आए हैं? जनपद बलिया जी, इसलिए आए हैं यहाँ बलिया से? महाराज जी को पुनः मुख्यमंत्री के शपथ के लिए आज विधान सभा में बैठक हो रही है, उसी बैठक के साथ। तो ये तमाम कार्यकर्ता दूर दराज के जनपदों से यहाँ पर आए हैं और अमित शाह इस समय बैठक कर रहे हैं और आज ही वो दिल्ली निकल जाएंगे, ये बड़ी खबर है। और अभी बैठक से जिस तरह से मंथन किया जा रहा है नई सरकार के गठन को लेकर, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो मंत्रिमंडल की सूची थी उस पर भी चर्चा हो रही है। ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल की सूची पर भी अंदर चर्चा हो रही है। और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह और इसके अलावा दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, संगठन से जुड़े तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी संकेत आपने दी है कि अमित शाह जो है वो आज ही बैठक खत्म करके दिल्ली वापस जाएंगे और मंत्री पदों के नाम पर संभावित तौर पर जो है वहां चर्चा चल रही है। सुनील बंसल वहां से निकल चुके हैं, लोक भवन पहुंच चुके हैं। इंतजार वहां पर जो है वो गृह मंत्री का हो रहा है कि कब अमित शाह ये बैठक खत्म करे और उसके बाद वहां पहुंचे, क्योंकि विधायक दल की बैठक भी वहां पर शुरू होनी है। अनामिका का रुख कर लेते हैं, वो इस वक्त लोक भवन से लाइव है। अनामिका, चलिए अनामिका फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गई हैं, लेकिन मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, भव्य तैयारी चल रही है इकाना स्टेडियम में। हमने 2017 में देखा था जब 325 सीटें जीतकर जो है वो भाजपा आई थी, तो एक बड़ा आयोजन उस वक्त मैदान में किया गया था, वो खचाखच भरा हुआ था, वो भी कम पड़ गया था। और इस बार जो है स्टेडियम में हो रहा है ये पूरा अरेंजमेंट, हर बड़ा चेहरा भाजपा से जुड़ा हुआ, भाजपा शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ पदाधिकारी, वो स्टार कैंपेनर वहां पर पहुंचने वाला है। तो इतने बड़े आयोजन और इतने चेहरों को एक साथ एक मंच पर लाकर क्या संदेश? देखिए, मुझे याद आता है 22 दिसंबर 2002 नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे, मतलब जीत के बने थे पहली बार। गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो, लेकिन जीत के फिर से आए थे और जीते भी 182 में से 181 सीट लड़ी जा रही थी, 127 जीत के आए थे। और बिल्कुल ऐसा ही स्टेडियम, ऐसा ही भव्य पूरा वातावरण, उसमें अटल जी भी, आडवाणी जी भी और मतलब बड़े बड़े दिग्गज, और उन्होंने मुझे भी बुलाया था, एक स्पेशल बाकायदा मंच भी बिठाया था। तो बहुत ही मतलब जो मेन बात थी उस स्टेडियम, जो अब कल हम लोगों को देखने को, मेरी ईश्वर ने चाहा तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि वही देखने को मिलेगा। जो मेन बात थी वो ये कि लोगों के अंदर जो उत्साह था, लोगों के अंदर जो बिजली थी, लोगों के अंदर जो खुशी थी, लोगों के अंदर जो जीत का एहसास था, आज योगी के शपथ ग्रहण में हमको वही देखने को मिलेगा। कल ईश्वर ने चाहा तो हमको वही रूप दोहराने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए तो आप 2002 की वो तस्वीर याद कर रहे हैं कि एक बार फिर से वही तस्वीर जो है वो 2022 में देखने को मिलेगी, वही रूप देखने को मिलेगा। तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोक भवन से लाइव हैं, इसके अलावा बीजेपी हेडक्वार्टर जहां एक इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसे होगा, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है
कि युवाओं को इस बार कितनी तरजीह मिल सकती है, क्योंकि MY फैक्टर का जबरदस्त जिक्र जो है वो इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, लेकिन इसकी डेफिनेशन बदल गई है। पहले ये यादव मुस्लिम समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता था, लेकिन इस बार किसी ने इसको मोदी योगी भी कहा और महिला और यूथ भी कहा, और ये कॉम्बिनेशन भाजपा को जबरदस्त सूट किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब मोदी योगी भी और महिला यूथ भी हर तरह से सूट किया। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि MY फैक्टर मतलब ये यूथ को ज्यादा तरजीह मिले सभी जगह, मतलब चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बाकी स्टेट्स में हो, सब जगह ये तो यूथ का, तो देखिए आने वाला समय यूथ का ही है और यूथ को बढ़ावा मिलेगा ही, वो तो है ही है, एक लॉजिकल बात है ही है। लेकिन एक जो MY फैक्टर बीजेपी को दो MY मिल गए हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर MY भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ ने ये सवाल पूछने शुरू कर दिए कि अखिलेश जी ये बताइए कि क्या आप गो माता को गो माता मानते हैं? मैं तो गो माता मानता हूं, मैं तो रक्षा करता हूं। आप गो माता, रक्षा छोड़िए, आप गो माता कहने को तैयार हैं? अखिलेश जी प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि अगर गो माता कहें तो फिर जो उनका Y फैक्टर है उसका, वो M फैक्टर है उसका क्या होगा, और गो माता न कहें तो Y फैक्टर है उसका क्या होगा। मतलब कहने का ये है कि जितने भी विषय जो अब देखिए, अभी तक तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर बहुत बड़ा बवंडर था, मतलब एक तूफान था, बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना, किसान, मतलब तरह तरह की एक बिना बात का बवंडर आया हुआ था जो कि उनको झेलना पड़ रहा था। मतलब अब कोरोना तो मतलब आपदा आ गई, उनको सब कुछ झेलना पड़ा। अब उनको जीतने के बाद अब उनको फ्रंट फुट खेलने का मौका है। मान लीजिए योगी आदित्यनाथ ने एक सवाल पूछ दिया कि भाई अभी अभी द कश्मीर फाइल फिल्म आई है, जो कश्मीरी हिंदुओं को, सारे हिंदुओं को कश्मीर से भगाया गया जिहाद के नाम पे, आप बताइए। जी मनोज जी, चर्चा आपसे जारी रहेगी। फिलहाल आपको रोकड़ी माफी के साथ अनामिका सिंह के पास ले चलते हैं। लोक भवन में कुछ हलचल तेज हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे वहां कार्यक्रम शुरू हो गया है। जो विधायक दल की बैठक थी, क्या शुरू हो गई अनामिका? आइडिया नहीं है। ओके ठीक है, मुझे बस फोटो भेज दीजिएगा। अनामिका, आप सुन पा रही हैं क्या हमें? बिल्कुल। तो अनामिका को हम कनेक्ट करने की कोशिश। जी अनामिका, वहां कुछ हलचल तेज हुई है, क्या शुरू हो गई विधायक दल की बैठक? देखिए अभी फिलहाल जो हलचल है यहाँ पे वो अभी नहीं बढ़ी है। अमित शाह की बैठक की वजह से अभी यहाँ पे जो चीज़ें जिस प्रोसेस पे थी वहीं पर रुकी हुई हैं। हालांकि जो विधायक अंदर मौजूद है वो आपस में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, आपस में मुलाकात कर रहे हैं, और कोई किसी क्षेत्र से, कोई किसी क्षेत्र से, तो आपस में सिर्फ मुलाकातें हो रही हैं। अभी बाहर की अगर बात की जाए तो बाहर दिखा दो तस्वीर में आपको, लोक भवन के बाहर की। इस कैंपस में सबसे पहले आने के साथ ही अमित शाह को यहाँ पर आना है और यहाँ पे माल्यार्पण के बाद ही उनको अंदर जाना है। लेकिन चूंकि अभी अमित शाह की बैठक चल रही है भाजपा मुख्यालय पर, इसलिए अभी यहाँ पर कोई हलचल नहीं बढ़ी हुई है। जैसे अमित शाह बीजेपी मुख्यालय से निकलेंगे उसके बाद से न सिर्फ अधिकारी बल्कि पत्रकार और जो बाकी लोग हैं वो भी अलर्ट मोड पर आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद से यहाँ पर अंदर जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। मैक्सिमम विधायक अब तक पहुंच चुके हैं, जो 2-4 छूटे हुए वो भी धीरे धीरे अब आ रहे हैं। लेकिन कुछ विधायक और मंत्री बीजेपी मुख्यालय में भी मौजूद है इस वक्त, जो बताया जा रहा है हमें। केशव हमारे अंदर मौजूद हैं, दिनेश शर्मा मौजूद हैं, इसके अलावा 1-2 मंत्री और भी हैं जो अभी वहीं पर हैं। तो चूंकि बीजेपी मुख्यालय पर बैठक चल रही है, इसकी वजह से बाकी लोग भी वहीं पर हैं और इसकी वजह से यहाँ पर अभी तक एक्टिविटी नहीं बढ़ पाई है। जैसे अमित शाह वहां से निकलकर यहाँ पर आएंगे, उसके बाद से जो चूंकि 4 बजे का समय दिया गया था बैठक के लिए, लेकिन अब चूंकि 4:40 हो गए हैं, तो ऑलरेडी टाइमिंग से चीजें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अभी जो बैठक चल रही है बीजेपी मुख्यालय पर, वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, लिहाजा इस बात जो है वो सारी गतिविधियां वहां पर हो रही है। अनामिका, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल इकाना स्टेडियम चलते हैं। ऋषभ मणि हमारे साथ लाइव हैं और खबर ये आ रही है ऋषभ मणि की मुख्य सचिव वहां पर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए तैयारियों का। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल इस वक्त अंदर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन गेट है वहाँ पर भी जो तमाम पुलिस और सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी है वो यहाँ पर है, उनको तमाम उनकी ड्यूटीज़ बताई जा रही है। और ठीक गेट के बगल में ही एक कोविड का काउंटर लगा हुआ है। जितने भी लोग अंदर जाएंगे सबका कोविड टेस्ट किया जा रहा है, जिनकी तैनाती की जा रही है अलग अलग स्थानों पर उनका सबका कोविड टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद उनके अंदर तैनाती होगी, उनको बताया जाएगा उनकी ड्यूटी कहाँ पर लगी है। इकाना स्टेडियम के बारे में मैं
मैं आपको बता दूं, इसके ठीक बगल में शहीद पथ है। शहीद पथ कनेक्ट करती है लखनऊ को अगल बगल के कई जिलों से। कल यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा। किसी भी आम आदमी का कोई भी वाहन कल शहीद पथ पर नहीं चलेगा। सुबह 6 बजे से ही ट्रैफिक रोक दिया जाएगा आम लोगों के लिए, चाहे वो हल्के वाहन हो, भारी वाहन हो, निजी वाहन हो, रोक दिए जाएंगे। सिर्फ वीआईपी और वीवीवीआईपी जो वाहन हैं वो चलेंगे शहीद पथ पर। और इकाना स्टेडियम के ठीक पीछे हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। जो अभी जानकारी है ये क्लियर नहीं है कि होम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री के हेलीकॉप्टर कहां पर उतरेंगे। और यहीं पर कल शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा। जो अंदर से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस पूरी जीत को बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट करने जा रही है। फूलों से अंदर सजाया जा रहा है। करीब 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जो स्टॉल्स बने हुए हैं, जो कि इकाना स्टेडियम की जो क्षमता है वो 50,000 है, इसके अलावा 20,000 कुर्सियां और लगाई गई हैं। ग्राउंड में करीब 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अंदर फूलों से सजा के बीजेपी कोई थीम सॉन्ग भी इस जीत के मौके पर जारी कर सकती है। बिल्कुल विस्तार से ऋषभ आपने बताया कि क्या तैयारियां हैं, कैसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और उस शपथ ग्रहण को कितना भव्य तरीके से जो है पूरी व्यवस्था के साथ आयोजित किया जा रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि इस वक्त लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर अमित शाह एक बैठक कर रहे हैं। उस बैठक के खत्म होने का इंतजार है और फिर लोक भवन में शुरू होगी विधायक दल की बैठक, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ को विधायक अपना नेता चुनेंगे। अनामिका लोक भवन में उनके पास आपको ले चले, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी चल रही है, लखनऊ में हलचल तेज है। लोक भवन में विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। सभी विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और उस बैठक के खत्म होने के बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी और उसमें सर्वसम्मति से योगी आदित्यनाथ को अपना नेता चुनेंगे सभी विधायक और फिर सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगे लेकर वो जो दावा है पहुंचेंगे राजभवन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें इकाना स्टेडियम में जबरदस्त तैयारी की गई है। कल 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह इकाना स्टेडियम में ही होने जा रहा है और यहां पर कहा जा रहा है कि उसको सजाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से बहुत ही जबरदस्त इंतजाम जो है वो इकाना स्टेडियम में किए जा रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी, सुरक्षा मजबूत की जाएगी। 3000 पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात रहेंगे। लेकिन इस वक्त कुछ हलचल बढ़ी है बीजेपी हेडक्वार्टर, सीधे लिए चलते हैं। संकेत हमारे सहयोगी वहां से लाइव हैं। संकेत, क्या जानकारी दे रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में अभी भी बैठक जारी है और ये बैठक लगभग 1 घंटा होने को है। आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, 1 घंटे होने को है। इस बैठक में ये बैठक अब भी जारी है और इस बैठक के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विधायक दल की बैठक प्रस्तावित थी और वहां जाने से पहले अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे राज्य मुख्यालय आए और इस बैठक में शामिल हुए। और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी संगठन के अहम सदस्य भी मौजूद हैं, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हों वो मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, ये सभी चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। लगातार ये बैठक चल रही है। वहीं जो तमाम दूसरे कार्यकर्ता हैं उनको पार्टी यहाँ से बाहर किया गया है, वो पार्टी मुख्यालय परिसर में मौजूद हैं। यहाँ पर बिल्कुल संकेत आपको रोकना चाहूंगी, आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर हमें मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि सुरेश खन्ना प्रस्ताव रखेंगे योगी आदित्यनाथ के नाम का। यूपी से इस वक्त की सबसे बड़ी यह खबर है। विधायक दल की बैठक में सुरेश खन्ना रखेंगे योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव। 2017 में भी सुरेश खन्ना ने जो है वो नाम का प्रस्ताव रखा था और जिस तरह प्रक्रिया है सुरेश खन्ना ही इस बार भी नाम का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, अनामिका हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, जो चर्चा थोड़ी देर पहले हम और आप कर रहे थे और आप ये कह रही थी कि आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि 8 बार से विधायक थे, तब 2017 में उन्होंने प्रस्ताव रखा, एक बार फिर से चुनाव जीते हैं, सीनियर विधायक हैं, तो मुमकिन है इस बार भी सुरेश खन्ना ही प्रस्ताव रखे और देखिए वही होता नजर आया। और देखिए जिस तरीके से हमारे पास खबरें आ रही है, सुरेश खन्ना एक तो 8 बार के विधायक रह चुके हैं, 9वीं बार विधायक है। अपने 33 साल के पूरे पॉलिटिकल करियर में 22 साल उन्होंने विपक्ष की राजनीति की है और उसके बाद 2 बार वो सिर्फ ऐसा रहा है कि जब सरकार रही है और उनको मौका मिला सत्ता पक्ष में रहने का। तो बड़ी बात यह कि 9वीं बार इस बार विधायक है, वो संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। 2017 के चुनाव से पहले अगर बात की जाए विपक्ष में रहते हुए वो नेता विरोधी दल भी हुआ करते थे बीजेपी की ओर से, लेकिन 17 के चुनाव में उनको ये मौका दिया गया था कि वो प्रस्तावक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का
नाम आगे बढ़ाएं। इस बार भी यही कहा जा रहा है कि चूंकि उनसे ज्यादा वरिष्ठ नेता पार्टी में फिलहाल कोई नहीं है, उनसे ज्यादा बार विधायक रहने वाला कोई नेता कोई नहीं है, तो उनका नाम सबसे ज्यादा मुफीद है। चूंकि उनको इन परंपराओं का और जो प्रक्रिया होती है उसकी पूरी जानकारी भी है, इसके पहले वो कर भी चुके 17 के चुनाव में, तो ये माना जा रहा है कि इस बार भी एक बार फिर से उनको ही ये मौका दिया जाएगा कि वो प्रस्तावक के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम आगे बढ़ाए। बाकी अगर विधायकों की बात की जाए तो वैसे इस कैटेगरी में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अगर दिनेश शर्मा की बात करें या केशव मौर्य की बात करें तो दोनों ही एमएलसी हैं, एमएलए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि संसदीय परंपरा के अगर बात की जाए तो कार्यमंत्री रह चुके हैं उसके सुरेश खन्ना, तो इस नाते भी मुझे लगता है कि उनको ही पार्टी ये मौका देगी। तीसरी बड़ी बात ये कि जिस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तय हो चुका है कि सुरेश खन्ना ही अब नाम का प्रस्ताव रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम का। लोक भवन में थोड़ी देर में बैठक शुरू होने जा रही है और फिर ये सभी प्रक्रियाएं जो है वहां पर होती हुई नजर आएंगी। आप सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि ये बड़ी कवरेज न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। अब